नमस्कार। आज मैं जिस विषय पर चर्चा कर रही हूँ वह है हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन 19वीं शताब्दी में ही हुआ। इससे पहले विभिन्न कवियों एवं लेखकों द्वारा ऐसी पुस्तकें अवश्य लिखी गईं जिनमें विभिन्न कवियों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आंशिक रूप से प्रकाश डाला गया है। जैसे गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा रचित 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता तथा नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल। किंतु इनमें कालक्रम, सन संवत तथा विषय वस्तु आदि का ऐसा व्यवस्थित विवेचन नहीं मिलता जिससे उन्हें इतिहास की संज्ञा दी जा सके। वस्तुतः हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के प्रवर्तन का प्रथम श्रेय फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी को प्राप्त है, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदोई एंदोस्तानी नामक ग्रंथ की रचना की, जिसे हिंदी और उर्दू साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इस्तवार द ला का अर्थ है हिस्ट्री ऑफ दी और एंदोई तथा एंदोस्तानी का अर्थ क्रमशः हिंदी और उर्दू है। इसमें हिंदी उर्दू के अनेक कवियों और लेखकों की जीवनी, ग्रंथ विवरण और उद्धरण हैं। इस ग्रंथ की रचना 2 भागों में की गई है। इनमें से प्रथम का प्रकाशन 1839 ईस्वी तथा दूसरे भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ। दूसरा परिवर्धित संस्करण 3 भागों में 1870 से 71 में प्रकाशित हुआ। यद्यपि इस इतिहास ग्रंथ में कई कमियां हैं, जैसे काल विभाजन का कोई प्रयास न करना, कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण न करना। तथापि इस ग्रंथ में पहली बार हिंदी काव्य के इतिहास को प्रस्तुत करने के साथ ही कवियों के रचना काल का निर्देश भी किया गया है। इस ग्रंथ ने हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन परंपरा के बिखराव को एक स्थल पर सूत्रबद्ध किया है। दूसरे इतिहासकार हैं शिव सिंह सेंगर, जिन्हें गार्सा द तासी की परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय प्राप्त है। उन्होंने 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज की रचना की, जिसमें लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र एवं उनकी कृतियों के उद्धरण प्रस्तुत किए गए हैं। आगे के इतिहास लेखकों ने भी इस ग्रंथ में दी गई सामग्री से पर्याप्त सहायता ली है। इनके बाद आते हैं इतिहासकार सर जॉर्ज ग्रियर्सन। एक भाषा वैज्ञानिक एवं इतिहासज्ञ के रूप में इनके द्वारा लिखित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ का प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ, जो नाम से इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास स्वीकारा जा सकता है। इस ग्रंथ का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक रूप में हुआ। इसमें लेखक ने कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है। ग्रंथ को विभिन्न काल खंडों में विभक्त किया है तथा इसके 11 अध्याय काल विशेष के सूचक हैं। प्रत्येक काल के गौण कवियों को प्रत्येक अध्याय के अंत में उल्लिखित किया गया है। विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों एवं प्रेरणा स्रोतों के उद्घाटन का भी प्रयास उन्होंने किया है। ग्रियर्सन ने ही सबसे पहले अपने इस इतिहास में भक्ति काल को हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए
इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना है। अंग्रेजी भाषा में लिखे गए इस इतिहास ग्रंथ का महत्व इसलिए भी है कि इसका लेखन उस काल में हुआ जब हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आलोचना एवं अनुसंधान की परंपराओं का प्रारंभ भी नहीं हुआ था। हिंदी भाषा एवं उसके काव्य की ऐसी स्पष्ट, सूक्ष्म एवं प्रामाणिक तथा ऐतिहासिक व्याख्या प्रस्तुत करना ग्रियर्सन की अद्भुत प्रतिभा शक्ति एवं गहन अध्ययन को प्रमाणित करता है। उनके इस योगदान ने परवर्ती इतिहासकारों का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। ग्रियर्सन के बाद हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन क्रम में मिश्र बंधुओं का नामोल्लेख अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और शुकदेव बिहारी मिश्र, इन तीन सगे भाइयों ने सम्मिलित लेखन द्वारा मिश्र बंधु विनोद लिखा, जिसमें प्रारंभ से लेकर आधुनिक काल तक के कवियों का वृत्त संग्रह है, जिन्हें कुछ युगों, कुछ श्रेणियों में विभाजित करके कुछ की साहित्यिक आलोचना भी की गई है। यह ग्रंथ 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में तथा चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ को इतिहास की संज्ञा न देते हुए भी यथासंभव इस बात की कोशिश की है कि यह एक आदर्श इतिहास सिद्ध हो। मिश्र बंधु विनोद एक विशालकाय ग्रंथ है, जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण प्रस्तुत है। इस इतिहास ग्रंथ में पहली बार काल विभाजन का समुचित प्रयास किया गया है। साथ ही संपूर्ण रचना काल को 8 खंडों में विभक्त कर विभिन्न काल खंडों के कवियों के विवरण के साथ साथ साहित्य के विविध अंगों का सम्यक विवेचन किया गया है। इतना ही नहीं, अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाकर उनके साहित्यिक महत्व को स्थापित किया गया है। यद्यपि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी कटु आलोचना की, पर वे स्वयं अपने काल विभाजन के क्रम में मिश्र बंधुओं के ऋणी हैं। उन्होंने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में यह स्वीकार किया है, रीति काल के कवियों के परिचय लिखने में मैंने प्रायः उक्त ग्रंथ से ही विवरण लिए हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी हिंदी के प्रारंभिक काल के लिए जिस आदिकाल नाम को प्रस्तावित किया है, वह भी मिश्र बंधुओं द्वारा ही प्रदत्त है। मिश्र बंधुओं के बाद आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान आचार्य शुक्ल द्वारा 1929 ईस्वी में प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास को प्राप्त है, जो मूलतः काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, जिसे आगे संशोधित परिवर्धित करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। इसके आरंभ में ही शुक्ल जी ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए लिखा है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। इस कथन से स्पष्ट है कि आचार्य शुक्ल का दृष्टिकोण युग चेतनावादी था। वे इतिहास की व्याख्या युगीन परिस्थितियों एवं प्रवृत्तियों के आधार पर करने के पक्षपाती थे। आचार्य शुक्ल हिंदी के प्रथम साहित्यिक लेखक हैं, जिन्होंने मात्र कवि वृत्त संग्रह से आगे बढ़कर इतिहास को सामाजिक,
राजनीतिक परिस्थितियों से संकलित किया। उनके कवि मात्र व्यक्ति न रहकर परिस्थितियों के साथ आबद्ध होकर जाति के कार्यकलाप को भी सूचित करने लगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने सामान्य प्रवृत्तियों के आधार पर काल विभाजन और उन युगों का नामकरण भी किया। आचार्य शुक्ल का काल विभाजन, वर्गीकरण एवं नामकरण सामान्य पाठकों की दृष्टि में अत्यंत ही सरल एवं स्पष्ट है, किंतु नवीनतम तथ्यों के प्रकाश में विचार करने से इसकी अनेक त्रुटियां स्पष्ट होने लगती हैं। फिर भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उनके द्वारा इतिहास का लेखन उस समय हुआ था जब हिंदी का अधिकांश प्राचीन साहित्य अज्ञात एवं अप्रकाशित था तथा जो भी प्राप्त था उसका प्रामाणिक अध्ययन विश्लेषण नहीं हो पाया था। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक था कि इतिहास के जिस पक्ष का संबंध उनकी स्वतंत्र विवेचना शक्ति से था उसमें तो उन्हें पर्याप्त सफलता मिली, किंतु जिस पक्ष का संबंध इतिहास की आधारभूत सामग्री से था उसमें उन्हें अनेक स्थलों पर अनुमान और कल्पना से काम लेना पड़ा, जिसके कारण उनके कुछ निष्कर्ष निराधार सिद्ध हो गए तथा अनेक काव्य धाराओं, प्रवृत्तियों एवं रचनाओं को उनके इतिहास में यथोचित स्थान नहीं मिल पाया। फिर भी उस युग की सीमित ज्ञान राशि को लेकर इतिहास के संक्षिप्त कलेवर में भी इतने कवियों का जैसा प्रामाणिक, सारगर्भित और सोदाहरण विवेचन वे जिस सफलता से प्रस्तुत कर पाए हैं वह इतिहासकार शुक्ल के व्यक्तित्व में समाहित आलोचक शुक्ल की महत्ता को प्रमाणित करता है। निःसंदेह इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य शुक्ल का स्थान अत्यंत ही विशिष्ट है। उनके संपूर्ण लेखन में उनका सबसे महत्वपूर्ण एवं कालजयी रूप समीक्षक एवं निबंध लेखक के साथ साथ साहित्यिक इतिहासकार के रूप में प्रकट हुआ है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की इसी परंपरा में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्थान अन्यतम है। नवीन दिशा निर्देश की दृष्टि से उनकी पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका का ऐतिहासिक महत्व है। यद्यपि पद्धति की दृष्टि से यह इतिहास ग्रंथ नहीं है, परंतु पुस्तक में प्रस्तुत विभिन्न स्वतंत्र लेखों में कुछ ऐसे तथ्यों एवं निष्कर्षों का प्रतिपादन किया गया है जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के लिए नई दृष्टि, नई सामग्री और नई व्याख्या प्रदान करते हैं। जहां आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है, वहां आचार्य द्विवेदी ने परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित करते हुए उन धारणाओं को खंडित किया है जो युगीन प्रभाव के एकांगी दृष्टिकोण पर आधारित थी। हिंदी साहित्य का आदिकाल नामक पुस्तक में द्विवेदी जी ने नवीन उपलब्ध सामग्री के आधार पर जो शोधपरक विश्लेषण प्रस्तुत किया है, उससे हिंदी साहित्य के इतिहास के पुनः परीक्षण की आवश्यकता का अनुभव किया गया। आचार्य द्विवेदी आचार्य शुक्ल के कई निष्कर्षों से असहमत हैं। यथा शुक्ल जी ने जिस काल को वीर गाथा काल कहना उचित माना है, उसे आचार्य द्विवेदी ने आदि काल कहा। वीर गाथा काल का नामकरण शुक्ल जी ने जिन ग्रंथों के आधार पर किया है, द्विवेदी जी ने उन ग्रंथों की प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। उन्होंने नाथ संप्रदाय में सिद्धों और नाथों की उपलब्धियों पर गंभीर विचार प्रस्तुत किए। कबीर की अवहेलना करने वाले आलोचकों को उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया और कबीर की काव्य प्रतिभा को उजागर करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया। गणपति चंद्र गुप्त ने आचार्य द्विवेदी के योगदान पर लिखा है, वस्तुतः
वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। जहाँ तक ऐतिहासिक चेतना एवं पूर्व परंपरा का बोध की बात है, निश्चय ही आचार्य द्विवेदी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार हैं। आचार्य द्विवेदी के ही साथ साथ इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक अन्य विद्वान डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं, जिनका हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन क्षेत्र में इस ग्रंथ का विशेष महत्व है। इसमें संवत 750 से 1750 तक की कालावधि को ही लिया गया है। सामाजिक तथा धार्मिक शक्तियों के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में हिंदी साहित्य के आदि युग तथा मध्य युग को समग्र रूप में देखने का यह पहला सफल प्रयास है। संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरण में विभक्त करते हुए उन्होंने सामान्यतः शुक्ल जी के वर्गीकरण का ही अनुकरण किया है। इतना अवश्य है कि युगों एवं धाराओं के नामकरण में कुछ परिवर्तन कर उन्हें सरल रूप दे दिया गया है, यथा निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा, निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा जैसे लंबे नामों के स्थान पर संत काव्य, प्रेम काव्य आदि का प्रयोग किया गया है, जो अधिक सुविधाजनक है। वीर गाथा काल को चारण काल की संज्ञा देने के अतिरिक्त उससे पूर्व एक संधि काल और जोड़ दिया गया है। कवियों के मूल्यांकन में लेखक ने अत्यंत कलात्मकता का परिचय दिया है। अपनी शैली की सरसता एवं प्रवाहमयता के कारण इनका इतिहास पर्याप्त लोकप्रिय है। हिंदी साहित्य इतिहास के क्षेत्र में विभिन्न विद्वानों के सहयोग से लिखित एवं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। इसमें साहित्य के इतिहास को आदिकाल, मध्यकाल तथा आधुनिक काल में विभक्त किया गया है। समस्त काल परंपराओं का वर्णन स्वतंत्र रूप से किया गया है। काल विभाजन, विषय निरूपण एवं शैली आदि की दृष्टि से उक्त ग्रंथ आचार्य शुक्ल के इतिहास से काफी भिन्न है। विभिन्न सहयोगी लेखकों के प्रयास के कारण इसमें एक रूपता का अभाव है। नागरी प्रचारिणी सभा काशी से 16 खंडों में हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास प्रकाशित है। यह इतिहास कुछ सिद्धांतों और पद्धतियों के आधार पर लिखा गया है। इसमें अनेक विद्वानों का सहयोग प्राप्त है। इस श्रृंखला में प्रकाशित खंडों में डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित 6ठ भाग रीतिकाल अत्यंत महत्वपूर्ण बन पड़ा है। डॉक्टर नगेंद्र के संपादन में हिंदी साहित्य का इतिहास तथा हिंदी वाङ्मय 20वीं शती इतिहास संबंधी 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। इनमें इतिहास के कई अज्ञात पक्षों पर प्रकाश डाला गया है तथा ज्ञात पक्षों को वैज्ञानिक तथा विकासवादी आलोक में प्रस्तुत किया गया है। उपर्युक्त इतिहास ग्रंथों के अतिरिक्त अनेक शोध प्रबंध एवं समीक्षात्मक ग्रंथ प्रकाश में आए हैं, यथा राहुल सांकृत्यायन का हिंदी काव्यधारा, बाबू गुलाब राय का हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र का रीति काव्य की भूमिका, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का हिंदी साहित्य का अतीत आदि उल्लेखनीय हैं। इतिहास लेखन के क्षेत्र में 2 भागों में प्रकाशित गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास भी उल्लेखनीय है।
इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की लघु अवधि में भी इतिहास लेखन के सिद्धांतों एवं विचारों, लेखन की विभिन्न पद्धतियों एवं विधियों की नियोजना हिंदी के क्षेत्र में सफलतापूर्वक हुई है। इनमें साहित्य के अनेक अज्ञात तथ्यों और अनिर्णित प्रश्नों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है। साहित्य लेखन की परंपरा के विकास तथा साहित्य के अनुसंधान के क्षेत्र में नवीन तथ्यों के उद्घाटन के साथ इतिहास संबंधी पुस्तकें नूतन दृष्टिकोण एवं चिंतन पद्धति के साथ सामने आ रही हैं, जिनसे हिंदी साहित्य के इतिहास के अज्ञात पहलुओं पर प्रकाश पड़ रहा है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन का कार्य पर्याप्त संतोषजनक है। फिर भी इतिहास लेखन की संभावना सदैव बनी हुई है। धन्यवाद।